10 डेज बचे हैं सीए फाउंडेशन जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, ये ख्याल माइंड में तो ज़रूर होगा कि ये अटेम्प्ट छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे लेते हैं, जो कि है सितंबर का। कॉन्फिडेंस लूज होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन नहीं हो रही होगी, टेंशन एकदम पीक पे होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच भी रहे होगे कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है। आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे एंड आई हैव अ ग्रेट रिसोर्स टू शेयर विद यू, जहां पर आप सीए फाउंडेशन की रेगुलर क्लासेस बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। एंड सबसे पहले बात करते हैं हमारे डेज की। 10 दिन है हमारे हाथ में, जिसके आखिरी के लास्ट के 3 दिन हम पूरे डेडिकेटेडली अकाउंट्स को देने ही वाले हैं। अभी बचे हमारे पास 8 जून से 16 जून तक का टाइम, अप्रॉक्स 10 डेज मान के चल रही हूँ, आपके पास है उससे ज़्यादा ही दिन। सो माइंड में रखना कि आप पे 10 दिन ही है। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती कि वो मुझको मेरे एग्रीगेट में हेल्प कर दे, एंड बाकी 2 सब्जेक्ट जो मुझे डाइसी फील करते हैं या लो कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा फील होता है, उनको मैं रखती कि भगवान इसमें बस 40 दिला देना। एंड यही एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ आज की वीडियो में कि मेरे डॉट 40 मार्क्स आए थे। आईसीआई ग्रेस देता है कि नहीं देता, हम ये भी जानेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं हम किस सब्जेक्ट को अभी भी कितने दिन दे सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो 8, 9, 10 एंड 11 ये 4 दिन हमको देने चाहिए अपने मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे पहली चीज़ ये एमसीक्यू पेपर है। दूसरी चीज़, अगर कॉन्सेप्ट पता हुआ तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमको नहीं भूलनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सो हमको इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में ही लुढ़कते हैं सीए फाउंडेशन में आके। साथ ही साथ आई नो सीए फाउंडेशन के आप में से काफ़ी लोगों ने सेल्फ स्टडी की होगी, काफ़ी लोगों ने कोचिंग सेंटर रिकमेंड किया होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं हमारे, एंड यूट्यूब पे भी उसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी फ्री रेगुलर लेक्चर्स। येस, यू हर्ड इट राइट, ग्रूमिंग एजुकेशन, जिनका नाम आपने ज़रूर ही सुना होगा, एंड मैं अपनी प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में उनको रिकमेंड भी कर चुकी हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रेट इनिशिएटिव लिया है सीए फाउंडेशन जून 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। उनका सीए फाउंडेशन कोर्स 9.0 बिल्कुल ही फ्री है जून 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए हो, अभी भी आप उनके लेक्चर्स को जाके एक्सेस कर सकते हो। जितना पार्ट आपको देखना है, जो टॉपिक आपको समझना है, फटाफट से 1.25 की स्पीड पे लगा के आप सुन के समझ सकते हो, क्योंकि रेगुलर लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है बारीक से बारीक, वो आपको नॉर्मली यूट्यूब पे नहीं ही मिलती, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो देखनी पड़ती है, उसके बाद मॉड्यूल देखनी पड़ती है। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देगा। साथ ही साथ ये आपके पास 26 जून यानी कि आपके एग्जाम्स के एंड तक अवेलेबल भी रहने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके पास लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। इनकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो रिवीजन के लिए है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, वो भी प्रोवाइड होगी, जो आपके लिए रिवीजन में और भी ज़्यादा हेल्प कर देगी। अगर आपसे खुद से रिवीजन नहीं हो रही है, सो आप इनके रिवीजन वीडियोस भी रेफर कर सकते हो, जो अभी 9 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। सो बिल्कुल ही डिले मत करो, इनके यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहो, क्योंकि ये मैराथन लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड इनका रेगुलर कोर्स आप देख सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर जो आपको समझ ना आ रहा हो, उसको आप अभी भी कवर कर पाओ एंड स्ट्रॉन्ग कर पाओ। एंड ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस कोर्स के साथ साथ आपको रिवीजन वीडियोस भी मिल रहे हैं। सारी ही डिटेल्स, सारी ही लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इनकी हेल्प से आप सीए फाउंडेशन को इजीली क्लियर कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर लेना, स्कॉलर्स, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, एंड आप सीए फाउंडेशन 9.0 में एनरोल कर लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मैंने खुद अपने अटेम्प्ट के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन के मैराथन लेक्चर्स को रेफर करा था, एंड पूरी ही एलआर मैंने उनसे खुद से पढ़ी है। एंड एलआर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या आई गेस सारे ही क्वेश्चन जो मुझे मैथ्स में पास कराने के लिए हेल्प करे हैं, वो इनकी वीडियोस करे हैं। सो यू कैन रेफर दैट। सो मेन फोकस आपको करना है अपनी मैथ्स के ऊपर। मैथ्स करते करते ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो उठाना अपनी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स करने का बेस्ट तरीका भी मैं बताऊं तो वो है मॉड्यूल रीडिंग, जो कि अभी करने का टाइम नहीं है। सो गो फॉर मैराथन लेक्चर्स। मैराथन लेक्चर्स सुनो, साथ साथ मॉड्यूल को सामने खोलो, उसके बैक एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं, एंड मैराथन लेक्चर से आपके बीच बीच के जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी निकल जाएंगे। एंड मैथ्स में आपको मेन फोकस करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर। बात करें कि मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे कर ले तो हमारा अच्छा खासा गारंटी हो जाएगी कि हम पास तो पक्का ही हो रहे हैं। सो सबसे पहले पेपर नंबर 3 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि है मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर।
इसमें भी आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे एलआर को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है एंड ये आपको शॉर्ट आंसर्स दिलवा सकता है, शॉर्ट 20 मार्क्स दिलवा सकता है। करना क्या है एलआर में, जब एलआर का पेपर आपके सामने आए तो आप उसको पढ़ते जाना, फ्लो चार्ट बनाते जाना। लेट्स से एग्जाम्पल आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहाँ दिमाग ही नहीं चलता कौन चाचा कौन मामा एंड ऑल। सो वहाँ पे आप बना लेना एक फ्लो चार्ट की, ये है इसकी मम्मी, ये है इसके पापा, ये है। सो आपका एक डायग्राम, एक ट्री बन जाएगा, तो उससे आपको आंसर निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एलआर के कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, एक ही दिन में पूरी एलआर को कंप्लीट कर सकते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वेल एंड गुड। फिर 20 मार्क्स आपके यहीं से आ गए। बात करूँ स्टैट्स की, तो स्टैट्स के लिए आप मैराथन देख के आपकी थियोरी तो वहाँ से डन हो जाएगी। उसके बाद बात करें उसके थोड़े इजी चैप्टर जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। प्रोबेबिलिटी में भी सारे ही टॉपिक्स मुश्किल नहीं है, इंडेक्स वाला चैप्टर भी हमारा हो जाता है। बाकी एमसीक्यू में एक फ़ायदा है कि अगर हमारा देखा हुआ क्वेश्चन आ गया ना, सो हमको उस पर बिल्कुल भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद ही आप अपने हाथ में 50 मार्क्स तो मान ही सकते हो, क्योंकि थ्योरी और इन चैप्टर्स को मिला के स्टैट्स में आप आराम से 25 to 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो एलआर के 20 एंड स्टैट्स के 30 मिला के 50 आपके पास आ गए हैं, सो आप पास तो हो ही। बात रही मैथ्स में भी सारे ही चैप्टर्स मुश्किल नहीं है। रेशियो, इंडाइसिस तो इतना इजी चैप्टर है कि हम वो बचपन से करते आ रहे हैं एंड उसमें ऐसा कोई बड़ा सा फॉर्मूला भी नहीं है, जस्ट आपको रिवाइज करना है एंड यू आर गुड टू गो। बाकी बात रही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर हमारा मैथ्स में, जिसके अंदर भी सारे ही कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, उसके आप मेजर कॉन्सेप्ट करके जा सकते हो। सो ये सब आप अगर मैथ्स में करोगे सो यू आर वेरी 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 गुड स्टेट टू क्लियर योर एग्जाम। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैराथन देखो एंड मॉड्यूल सामने खोलो एंड जस्ट डू इट। उसके बाद बात करें हमारा 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये 5 दिन है हमारे पास फॉर लॉ एंड लॉ को इतना टाइम देना भी चाहिए, वो डिजर्व करता है। इस बार ये फाउंडेशन में 100 मार्क्स का हमारे पास लॉ है, जिसके साथ कोई बीसीआर एंड कोई एमसीक्यूज हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है। सो लॉ को इतना टाइम हमें देना चाहिए। लॉ एक मुश्किल सब्जेक्ट हमको इसलिए लगता है क्योंकि हमको समझ तो आ जाता है, इंटरेस्ट भी बन जाता है, पर लिखना नहीं आता है। सो उसके लिए आई सजेस्ट किया मॉड्यूल के सजेस्टेड आंसर्स को पढ़ लो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे ना एक बार, सो यू आर गुड टू गो। एंड 5 दिन हमारे पास है, तो राइट नाउ अभी भी आप 1-2 क्वेश्चंस को बना के लिख सकते हो। अभी ट्राई करना जितना पढ़ चुके हो उसको समराइज करो, पूरा रिवाइज करो, रेदर देन गोइंग फॉर अ न्यू टॉपिक और न्यू एक्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्जाम में हम पूरा 100% कवरेज करके जाएं तभी हम मार्क्स ला पाएंगे। अगर हमने 70% कवर करा है एंड उस पर भी हमको कॉन्फिडेंस है, सो वी आर रियली गुड टू गो। लॉ में प्रायोरिटी पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है हमारे लॉ के एग्जाम में। उसके बाद एलएलपी बहुत छोटा एंड ईजी एक्ट है एंड उसके क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, साथ ही साथ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क का राउंड आएगा एलएलपी, सो वो आपके लिए एक जैकपॉट हो सकता है। अगर आपका बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन आ गया सो 5 मार्क्स इन योर हैंड। उसके बाद बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि हमारा स्कूल में भी पार्टनरशिप एक्ट था अकाउंट्स के अंदर, सो उसकी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हमको पढ़ी हुई मिल जाती है, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, डीड क्या होती है, डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने पार्टनर्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हमको थोड़े से फेमिलियर लगते हैं, इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इन 3 एक्ट्स को आप कर लोगे ना, सो 50 to 60% यहीं पे कवर हो जाता है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी किक स्टार्ट रहेगी अगर आपने अभी भी कुछ रिवाइज नहीं करा है तो। साथ ही साथ आप लॉ के लिए मैराथन लेक्चर्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जितना ज़्यादा लॉ को सुनोगे उतना ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा स्पीड मेंटेन होगी एंड प्रेजेंटेशन आएगी। साथ ही साथ पूरे दिन लॉ करते करते बोर हो जाओ तो अकाउंट्स को लाइमलाइट में ले आना, उसका एग्जाम फर्स्ट है, सो उसको जितना ज़्यादा आप देखते रहोगे उतना बेटर रहेगा, लेकिन अकाउंट्स में खो मत जाना। इन 5 दिन की प्रायोरिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ लॉ है। उसके बाद आते हैं हमारे 3 दिन का राजा, हमारा अकाउंट, जहाँ पे हम पूरे ही दिन अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं एंड अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर ही थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ में हैं। सो अकाउंट्स के पेपर के लिए सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कॉन्फिडेंस। इसको रखना एंड जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखना, यू विल क्लियर।
अकाउंट्स में अगर मैं बताऊं कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड उन चैप्टर में से कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाईएस्ट वेटेज रखती है, ये आपका 70 to 80% कवर कर लेगी, क्योंकि यहीं से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आईसीआई के फेवरेट पॉइंट्स भी हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ तो वहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट वाली यूनिट को आपको जरूर देखना चाहिए। चैप्टर 2 में आपको ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए एंड बाकी बचे हुए चैप्टर्स के आपको फॉर्मेट जरूर देखने चाहिए एंड उनके रूल कि कौन सी जगह डेबिट में जाता है, कौन सी जगह क्रेडिट में जाता है, ये आपको आना चाहिए। एंड आई गेस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ये आपको आता भी होगा। चैप्टर नंबर 4 ये रिपीट कम होता है इन्वेंट्री वाला चैप्टर, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको करने बैठोगे तो विद इन आवर कंप्लीट कर सकते हो, सो इसको मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा डेप्रिसिएशन से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सो उसको भी मत छोड़ना। साथ ही साथ जो हमारा कंसाइनमेंट है उसको भी नहीं छोड़ना है हमको। फिर बात करें हमारे अकाउंट्स वाले चैप्टर, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गया, हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो न्यूली एडेड है तो उसको बिल्कुल ही मत भूलना करके जाना। एंड साथ ही साथ हमारा एनपीओ, ये तीनों ही मिलते जुलते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप इनको साथ में करोगे तो सारी एडजस्टमेंट्स को एक बार माइंड में रख के एक बार आपने सारी एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू कर लिया, इसके स्टेप्स देख लिए कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना चाहिए, पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए, एडजस्टमेंट्स रीड करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सो यू आर गुड टू गो। अगर मैं बताऊँ कि मैं पर्सनली इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया करती थी, तो सबसे पहले मैं पढ़ती थी एडजस्टमेंट्स एंड जो एडजस्टमेंट्स जिस पॉइंट की है उसके आगे टिक कर लेती थी या फिर एडजस्टमेंट का नंबर लिख दिया करती थी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करूँ सो मैं उसके आगे उसके एडजस्टमेंट देखना ना भूलूं। उसके बाद मैं चाहती थी उसका फॉर्मेट बनाने के लिए, देन मैं सबसे पहले जो हमको गिवन बैलेंस शीट होती थी उसको खाली करती थी कि जो जो हमको आइटम्स दे रखे हैं विदाउट एडजस्टमेंट्स उनको लिख लूँ। देन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करती थी, उनकी वर्किंग नोट बनाती थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा है। अकाउंट्स के अंदर जितना ज़्यादा वर्किंग नोट बना पाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व कर पाओ, उतना ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का एंड सॉल्यूशन भी करेक्ट नहीं आया तो आपको स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। सो इन पॉइंट्स को बिल्कुल ही मत भूलना अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए। फिर बात करूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में जो हमारे न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं रिडम्पशन वाले, उनको मत भूलना। साथ ही साथ पास्ट ट्रेंड से देखा जाए तो शेयर वाला क्वेश्चन हमेशा ही आता है पार्ट ए में एंड पार्ट बी में थियरी देखी जाती है, सो आई गेस यही ट्रेंड फॉलो होने वाला है, क्योंकि एमटीपी में भी यही ट्रेंड फॉलो हुआ है। जस्ट शेयर वाला क्वेश्चन ना आके वहाँ पे रिडम्पशन वाला क्वेश्चन आया था, सो न्यू चैप्टर जो ऐड हुए हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा है, सो उनको एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से देख के जाना। सो अभी तक हमने बात कर ली सारे चैप्टर वाइज कि हमको कितने दिन कौन से चैप्टर को देना चाहिए, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए एंड 10 दिन में भी क्या हम क्लियर कर सकते हैं। सो यस, आप 10 दिन में 100% क्लियर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ने लग जाओ रेदर देन ओवर थिंकिंग करो। जितना एनालिसिस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आई गेस मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये बात आपको पता होगी। सो जस्ट ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस ना देखते हुए लग जाओ डायरेक्ट अपनी पढ़ाई पे। कौन से रिसोर्सेज को आपको यूज़ करना है मैं हर वीडियो में बताती हूँ इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में। ये रिसोर्सेज बेस्ट है एंड आईसीआई का मॉड्यूल हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। सो आईसीआई का मॉड्यूल आईसीआई की दी हुई एमटीपी, आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दी बेस्ट है। किसी भी स्कैनर वगैरह पे जाने से पहले अगर आप इन तीनों को अच्छी तरीके से कहते हैं ना कंठस्थ कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे, तभी किसी और चीज़ पे जाना, वरना ये 3-4 चीज़ें सफिशिएंट है हमारे लिए। मॉड्यूल से पढ़ाई करो, चैप्टर के साथ साथ उसका आरटीपी का क्वेश्चन देखो, सिलेबस पूरा हो जाने के बाद एमटीपी को सॉल्व कर लो एंड साथ ही साथ एमटीपी वगैरह देने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस को अपनी नज़रों के सामने से घुमा लो कि क्या आपको उसका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो जस्ट चेक द आंसर, क्योंकि अभी भी आपका मेन एग्जाम नहीं है, आप प्रिपरेशन स्टेज में ही हो। सो वेल एंड गुड कि आपने उसको अभी देख लिया, क्या पता वो आपके पेपर में रिपीट होने वाला हो। दूसरी चीज़ स्टेप मार्किंग मिलती है, अकाउंट्स में तो मिलती ही है, लॉ में भी अगर आप केस स्टडी क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करोगे कि आपने ऊपर प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट्स लिखे, फिर फैक्ट्स और क्वेश्चन को मिला के बताया उसके बारे में, देन कंक्लूजन लिखा, सो आपको पैरा वाइज भी मार्क्स मिल सकते हैं। एंड आईसीआई की सर्टिफाइड कॉपी में ये देखा गया है कि वो पैराग्राफ चेक करके उसके आगे 1 मार्क, नेक्स्ट पैरा करके हाफ मार्क, इस तरीके से दे रहे हैं। सो इसकी टेंशन आप मत करो, ये नॉर्मल सीबीएसई या नॉर्मल एग्जाम नहीं है जहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन पढ़ के मार्क्स दिए जाते हैं। ऑफकोर्स कंक्लूजन आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आपने आंसर सही लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन वो लास्ट इंप्रेशन नहीं होता है, सो ये मिथ्स माइंड में मत रखना। साथ ही साथ कोई
कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, उसके आसपास उसके इर्द गिर्द जितना पता हो वो लिख कर आना है, क्योंकि अगेन वहाँ पे अगर आपने कुछ भी सही लिख दिया तो आधा एक नंबर ICAI में बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है जब आपके 38-39 मार्क्स आ रहे हो। सो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिखना पर लिख कर आना। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तभी आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर को। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान गलती करता है एंड लो कॉन्फिडेंस में कुछ कर ही नहीं पाता है। सो कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, जो मैंने वीडियो में भी बोला था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। जो आप पढ़ चुके हो उसको समेटो, सारी नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करो एंड उसको रिपीटेडली पढ़ो, जिससे जो आप पढ़ चुके हो वो आपको अच्छी तरीके से पता हो। क्योंकि जरूरी नहीं आप 100% कवर करोगे वही बेस्ट है, 70% करो, 60% करो, पर इतना करो कि आपके 60% मार्क्स भी आ रहे हो। कि पता लगा 100% करने के चक्कर में जो 60% हमारा अच्छे से हो रखा था उसको हमने रिवाइज नहीं करा, उसको भी भूल गए एंड वी लेफ्ट विद नथिंग। साथ ही साथ एक्सपेक्ट मत करना। मैंने आपको बोला कि किन्हीं 2 पेपर को अपनी कमांड बनाना जो आपको एग्रीगेट में हेल्प करे, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन से कभी मत जाना कि अकाउंट्स में तो मैं 90 स्कोर करूंगा या अकाउंट्स में मैं 100 स्कोर करूंगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना। अगर ICAI ने गलती से आपके साथ खेल लिया उस पेपर में, सो बहुत बुरा ब्रेक डाउन हो जाता है, नेक्स्ट पेपर का पढ़ने का मन नहीं करता है। सो डोंट एक्सपेक्ट, माइंड में रखो इस पेपर में हमको अच्छा स्कोर करना है, ये पेपर हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो, माइंड में रखो, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना। अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा रखना। ICAI कितना ही डिफिकल्ट पेपर क्यों ना बनाए, आपके कॉन्सेप्ट्स बेस्ट हैं। सो ICAI अपनी मॉड्यूल के बाहर जाती ही नहीं है। एंड कोई भी पेपर कैसा भी है, वो कितना ही ट्रिकी क्यों ना है, बट पूरा 100 मार्क्स का वो ट्रिकी हो ही नहीं सकता। ऐसे लूप होल ज़रूर होंगे एंड हम तो फ्यूचर CAs हैं, लूप होल्स को पकड़ना ही हमारा काम है। सो टेंशन मत लो, गो विद द फ्लो, जितना पड़ा है उस पे अपना भरोसा बनाओ एंड यू आर वेरी गुड टू गो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई बिलीव कि ICAI ग्रेस मार्क्स देती है। व्हाट यू थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर पेपर हार्ड आता है तो लीनियंट चेकिंग भी होती है, ये खुद मैं अपने CA फाउंडेशन के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो टेंशन मत लो एंड पेपर छोड़ने की तो बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि हो सकता है आपने पेपर छोड़ा एंड वही अटेम्प्ट ईजी आ गया जो आपको आता था। सो जस्ट गो विद द फ्लो, कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ रही है सो गिव इट अ लाइक। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।